हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार शुक्ला आप सभी के साथ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहा हूं। पिछले वीडियो में हमने एनसी मशीन के एलिमेंट्स यानी जो मेन पार्ट्स थे उनके बारे में देखा था। हमने सीपीयू, टेप रीडर, इसके अलावा ड्राइव यूनिट, मैनुअल कंट्रोल, मैनुअल ऑपरेशंस इत्यादि सारी बातों को देखा था। इसके अलावा एनसी प्रोसेस किस प्रकार करता है, यानी कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, स्टेप्स कौन कौन से हैं, इसके बारे में देखा था। अर्थात एनसी मशीन्स को अगर हमें अप्लाई करके मैन्युफैक्चरिंग का कार्य करना है तो सबसे पहले प्रक्रम आयोजन यानी प्रोसेस प्लानिंग हमने देखा था। उसके बाद पार्ट प्रोग्रामिंग यानी जो हमने प्लान किया है उसको किस प्रकार से प्रोग्रामर की सहायता से प्रोग्राम में बदल लेते हैं और इस प्रोग्राम की हुई चीज़ों को किस प्रकार से हम इनपुट मीडिया यानी कि जो हमारे पंच कार्ड, टेप रीडर, मैग्नेटिक टेप इत्यादि थी, इनकी सहायता से अपने इंस्ट्रक्शंस को एनसी मशीन तक हम पहुंचाए और उसके बाद हम इन मशीन्स को क्रियान्वित करके ऑपरेट करके अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट को प्राप्त किए थे। इसके अलावा हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा था। कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस प्रकार से लेफ़्ट एंड राइट हैंड इन हैंड्स का उपयोग करते हुए या लेफ़्ट हैंड राइट हैंड रूल्स का उपयोग करते हुए डिफरेंट एक्सिस में डायरेक्शंस और मूवमेंट को डिसाइड किया था। ये सारी बातें हम पिछले वीडियोज़ में देख चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है मोशन कंट्रोल सिस्टम, यानी कि एनसी मशीन्स के अंतर्गत जो मोशंस हो रही हैं उनको किस प्रकार से कंट्रोल किया जा रहा है। तो एनसी मशीन्स के अंतर्गत हमारे पास जो मोशन हमें प्राप्त होता है वो मेनली 3 टाइप का होता है। एक तो है पॉइंट टू पॉइंट मूवमेंट, दूसरा है स्ट्रेट कट और थर्ड है काउंटर कट या काउंटर कट। ठीक है, अब पॉइंट टू पॉइंट मूवमेंट में आप समझ सकते हैं कि जो हमारा टूल है वो एक रिक्वायर्ड पोजीशन से दूसरे रिक्वायर्ड पोजीशन तक मूवमेंट करता है और इस मूवमेंट के दौरान वो वर्क पीस के सरफेस को ट्रेस नहीं करता और इसके सरफेस के अलॉन्ग मूवमेंट नहीं करता। यानी एक पॉइंट पर काम करने के पश्चात अगले पॉइंट पर कार्य के लिए हमारा टूल हवा में ट्रेवल करता है, यानी एक पॉइंट पर कार्य करने के पश्चात वो वर्क पीस का सरफेस छोड़कर ऊपर उठ जाता है और अगले पॉइंट तक पहुंचने तक, जहां अगले पॉइंट पर उसे काम करना है वहां पहुंचने तक वो हवा में ही रहता है। तत्पश्चात उस पॉइंट पर आकर के अपना रिक्वायर्ड ऑपरेशन पूरा करता है। इस प्रकार का मूवमेंट मुख्यतः ड्रिलिंग जैसे ऑपरेशंस में देखे जाते हैं। दूसरा है हमारे पास साधारण कट या सीधा कट या स्ट्रेट कट, जो भी कह सकते हैं आप। ठीक है, इस प्रकार के मूवमेंट में हमारा टूल बिल्कुल कॉन्टीन्यूअस सेक्शंस में, कॉन्टीन्यूअस पार्ट में, भागों में वर्क पीस के एक्सिस के लॉन्ग या एक्सिस के परपेंडिकुलर जिस प्रकार से भी मशीनिंग ऑपरेशन चल रही होती है उसमें मूवमेंट करता है। और तीसरा है हमारा काउंटर काट या कंटूर काट कह सकते हैं, कंटूरिंग। अब कंटूरिंग बेसिकली किसी प्रकार का एक शेप बना दिया जाता है और उसी शेप के अलॉन्ग हमारा टूल मूवमेंट करता है। इसे कंटूर मूवमेंट या कंटूर काट कह सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारा पॉइंट टू पॉइंट मूवमेंट है और उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये पॉइंट टू पॉइंट मूवमेंट है क्या, इसे हम पीटीपी यानी पॉइंट टू पॉइंट नाम से जानते हैं। ये सबसे सरल मूवमेंट है या सबसे आसान विधि है मूवमेंट की। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, टूल एक निश्चित स्थान से दूसरे स्थान पर किसी मार्ग या गति से जा सकता है, यानी किसी स्पीड से या किसी वे से जा सकता है, चाहे वो जिस भी रास्ते को अप्लाई करें उसके द्वारा जा सकता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक डायग्राम होगा, उसमें आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा डायग्राम। अब ज़रा ध्यान से देखें, मान लीजिए हमारे पास कोई एक प्लेट है, जैसे यहाँ डायग्राम में शो की गई हुई है। इस प्लेट में आप देख रहे हैं हमें 4 होल्स क्रिएट करने हैं। ठीक है, इन होल्स की नंबरिंग कर दी गई है 1 2 3 4। अब सपोज दैट इनिशियल पोजीशन जो हमारे टूल की है वो यहाँ इस पॉइंट के पास है जहाँ हमने वो मार्क किया है। ठीक है, अब इस टूल के जो इनिशियल पोजीशन है यहाँ से हमें इस प्लेट पर आने के लिए टूल हमारा एयर में होता है और वहाँ से स्पिंडल के द्वारा या जो रैम्स लगी होती हैं उनके द्वारा मूवमेंट करके आगे बढ़ता है और पोजीशन 1 पर पहुँचता है। ठीक है,
इस पोजीशन 1 पर पहुंचने के बाद, ये जो पोजीशन 1 है हमारा, यहाँ पहुंचने के बाद वो अपना रिक्वायर्ड ड्रिलिंग ऑपरेशन को कंप्लीट करता है। उसके बाद उसे नेक्स्ट पॉइंट यानी पॉइंट 2 पर जाना होगा। तो एक तो रास्ता ये है कि वो ऐसे यहाँ से स्पेस हवा में आए और हवा में ट्रेवल करके फिर यहाँ पहुँच जाए, ठीक है। लेकिन अब चूंकि जो NC प्रोसेस है आपने देखा था, ये टाइम कंट्रोल का भी कार्य करता है, यानी समय की भी बचत करता है। तो ये इस रास्ते से ना जा कर के सीधा इस शॉर्ट वे को ऑप्ट करेगा और यहाँ जा कर के रिक्वायर्ड ड्रिलिंग का कार्य पूरा करेगा। हालांकि अगर हमारा टूल इस प्रकार से जाना चाहे कि यहाँ से इस रास्ते को अप्लाई करे जो आपने पहले देखा था, तो भी आसानी से मूवमेंट कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन चूंकि NC मशीन्स ऑपरेशंस में इसका नेचर ही है टाइम कंट्रोल या टाइम सेविंग, तो ऑब्वियस सी बात है ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ को ही एडॉप्ट करेगा, ठीक है। और इसी प्रकार से इस सेकेंड से थर्ड मूवमेंट के लिए वो सीधा स्ट्रेट इस पॉइंट पर जाएगा, इस पॉइंट से यहाँ रिकॉर्ड ऑपरेशन करके फिर वही डायगोनली पाथ को एक्सेप्ट करते हुए फोर्थ पॉइंट पर आएगा। अब चूंकि सारे ऑपरेशंस कार्य पूरे हो चुके हैं, इसे दोबारा अपने इनिशियल फेज पे आना है, तो फिर इस स्ट्रिप या फिर प्लेट को क्रॉस करते हुए एक स्ट्रेट लाइन से रैम के द्वारा ही अपने पुनः इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगा। लेकिन इस पूरे ट्रेवल के दौरान जो हमारा टूल होगा वर्क पीस पर कहीं भी स्क्रैच नहीं करेगा या वर्क पीस पर कहीं भी कांटेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। सीधा हवा में ही ये मूवमेंट करता है। तो इस प्रकार के मूवमेंट को हम पॉइंट टू पॉइंट ऑपरेशन या पॉइंट टू पॉइंट ट्रेवल कहते हैं, क्योंकि इस प्रकार के मूवमेंट में हमारा जो टूल है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर वर्क पीस पर बिना ट्रेवल किए हुए या वर्क पीस को बिना कॉन्टैक्ट बनाते हुए एयर में ही ट्रेवल करके दूसरे पॉइंट पर पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस होती हैं हमारे पॉइंट टू पॉइंट ऑपरेशन में। तो इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं आपने देखा कि इसमें टूल एक निश्चित स्थान से दूसरे निश्चित स्थान पर या बिना किसी भी मार्ग या गति से जा सकता है। दूसरा, इस दौरान टूल कटिंग प्रक्रिया नहीं करता है, यानी जब टूल मूवमेंट कर रहा होता है, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर जाता है, तो उस दौरान टूल कटिंग कार्य नहीं करता है। इसके अलावा हालांकि जो स्ट्रेट या फिर कंटूर कटिंग होती हैं, कंटूर ट्रेवल होते हैं, उसमें ट्रेवल ऑपरेशन के दौरान ही या ट्रेवल के दौरान ही कटिंग कार्य होता रहता है। लेकिन पॉइंट टू पॉइंट मूवमेंट में या पॉइंट टू पॉइंट ट्रेवल में जब तक टूल हमारा ट्रेवल में होता है, यानी कि गति के दौरान होता है, तब तक कोई ऑपरेशन नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, मशीनों की बनावट साधारण एवं सस्ती होती है। यानी ऐसी मशीन्स जिनमें टूल्स हमारा पॉइंट टू पॉइंट मूवमेंट करता है वो जनरली सिंपल मशीन होती हैं और आसानी से उन्हें असेंबल किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, ठीक है। जिसमें हमारी पहली है NC ड्रिल मशीन। यानी जो ड्रिल मशीन्स हैं इसमें मेन कार्य है स्पिंडल के द्वारा टूल को रोटेट देना और फिर रैम के द्वारा टूल्स को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर मूवमेंट कराना। जैसा कि अभी आपने ये डायग्राम में देखा है, ठीक इसी प्रकार से मूवमेंट किए जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा मूवमेंट है, अभी हमने कहा था स्ट्रेट कट, ठीक है, सीधा कट। उसमें क्या होगा, नाम से क्लियर है, हमारा जो टूल होगा वो एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग एक्सिस के साथ मूवमेंट करेगा, ठीक है। यानी इसमें टूल किसी भी अक्ष के समांतर एक नियंत्रित गति से यानी कंट्रोल स्पीड से, ऐसा नहीं कि इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा सिंक्रोनस हो जाए, ठीक है, और बहुत तेज़ कम ज़्यादा हो सकती हैं, ऐसा नहीं होगा। एक कंट्रोल्ड स्पीड से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हालांकि जो स्ट्रेट कट है इसके द्वारा अगर हम चाहें कि सर्कुलर कटिंग कर लें या सर्कुलर मूवमेंट कराएं तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। स्ट्रेट कट मेथड में जब हमारा टूल स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग या स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा किसी एक्सिस के समानांतर, तब उससे सर्कुलर मोशन नहीं कराया जा सकता है। और इस प्रकार के मूवमेंट को बेसिकली हम टर्निंग, फेसिंग या फिर किसी रेक्टेंगुलर वर्क पीस में कार्य किया जाता है, ठीक है। ये हो जाता है स्ट्रेट कट। और नेक्स्ट है हमारे पास कंटूर मेथड। कंटूर मेथड क्या है तो आप जानते हैं, इस कंटूर मेथड में कोई भी जटिल सा एक प्रक्रम या कोई भी जटिल सा पाथ हम बना लेते हैं और हमारा टूल इस पाथ के अराउंड मूवमेंट करता है, ये होता है कंटूर मेथड, ठीक है। इसमें टूल की गति को एक से अधिक एक्सिस के सापेक्ष नियंत्रित किया जा सकता है, यानी कभी टूल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चल रही है, कभी वाई एक्सिस के अलॉन्ग चल रही है। और इसमें कोई भी आकृति, जैसे भी मैंने आपसे कहा कि एक कोई जटिल कॉम्प्लेक्स पाथ
या फिर आकृति बनाई जा सकती है और उसके अलावा हमारा टूल मूवमेंट करता है, जैसे कि सीधी यानी स्ट्रेट, वृत्ताकार या सर्कुलर, या फिर कोन, कोनिकल जो है शंकु के आकार के होते हैं, ऐसी कोई भी पाथ बनाया जा सकता है और उस पाथ के अलावा हमारा टूल ट्रेवल करेगा। तो ये हमारे मेनली 3 प्रकार के मोशन थे। एक था पॉइंट टू पॉइंट, दूसरा था स्ट्रेट और तीसरा है कंटूर मेथड। ज़रा देखते हैं, नीचे ये सब मेंशन्ड है, इसमें आपको टेंशन नहीं होना चाहिए। देख लीजिए, स्ट्रेट कट, यहाँ पर वही बात है कि इसमें टूल को किसी भी अक्ष के समानांतर एक नियंत्रित गति से स्पीड कराई जाती है, मूवमेंट कराई जाती है, ठीक है। और इसमें वक्राकार यानी सर्कुलर कटिंग पॉसिबल नहीं होता है। यही सारी बातें जो भी हमने आपसे डिस्कस किया था यहाँ पर मेंशन्ड है, देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कंटूर मेथड। तो इसमें मैंने कहा कि कोई कॉम्प्लेक्स फ्लेक्सिबल टाइप की एक पाथ क्रिएट किया जाता है या ऑब्जेक्ट बनाई जाती है और उसी के एजेज के किनारे किनारे हमारा टूल मूवमेंट करता है। जैसे मान लीजिए हमने कोई एक ऐसी पाथ बना दिया है, ठीक है, तो हमारा टूल इस एक्सिस के अलॉन्ग भी आसानी से मूव कर सकता है और ये रिकॉर्ड ज्योमेट्री क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं कंटूर विधि, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एनसी मशीन का अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स ऑफ एनसी मशीन। अर्थात जब हम एनसी मशीन्स का उपयोग करेंगे तो हमें इससे लाभ क्या होंगे। इकोनॉमिक्स का मतलब ओवरऑल एडवांटेज से है, हमें इससे क्या प्रॉफिट होने वाला, लाभ क्या होगा। अगर हम एनसी मशीन्स, जो ऑब्वियस सी बात है कन्वेंशनल मशीन्स हैं मैन्युफैक्चरिंग की, उनसे काफ़ी ये जटिल हैं, इनसे इनका ऑपरेशन भी टफ होता है, इनमें अलग से हमें प्रोग्रामर की आवश्यकता पड़ती है। तो इस इतने सारे कार्य को अगर हम करते हैं और इतनी सारी पूंजी लगाते हैं तो हमें इससे फ़ायदा क्या होने वाला है, यानी एनसी मशीन्स हमें ओवरऑल एडवांटेज क्या देने वाली है। इसी को कहते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ एनसी मशीन, यानी एनसी मशीन की आर्थिक उपयोगिता, महत्व समझ सकते हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि इसमें जो नॉन प्रोडक्टिव टाइम होता है, नॉन प्रोडक्टिव टाइम का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए हम कोई कार्य खंड बनाना चाहते हैं या कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं और जिस समय हम प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसे मशीन टूल पर लोड करते हैं, ठीक है, मशीन टूल पर लोड करते हैं और फाइनली जब वो प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है, और प्रोडक्ट हमारा मशीन टूल से बाहर आ जाता है, तो उस पूरे समय को बेसिकली हम प्रोडक्टिव टाइम कह देते हैं या ऑपरेशन टाइम कह देते हैं, जिस दौरान हमारा ऑब्जेक्ट पर ऑपरेशंस हो रहा होता है। लेकिन इसमें कभी कभी कुछ ऐसा भी समय आ जाता है जब हमारा ऑब्जेक्ट केवल मशीन पर लोड है, उस पर कोई कार्य नहीं हो पा रहा है या कार्य नहीं हो रहा, तो उसी को नॉन प्रोडक्टिव टाइम कह दिया जाता है। तो एनसी मशीन्स के द्वारा या जब हम एनसी मशीन्स का इस्तेमाल कर लेते हैं तो ऐसे समय की कमी हो जाती है या फिर जो नॉन प्रोडक्टिव टाइम्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, यानी कि हमारा पूरा टाइम प्रोडक्शन में यूटिलाइज हो जाता है। उसके बाद है जिग एवं फिक्सर्स में कमी। जो हमारे कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स थे, कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स थे, उसमें प्रोडक्ट्स को, ये कंपोनेंट्स को होल्ड करने के लिए हमें अलग अलग टाइप के जिग्स एंड फिक्सर्स, जो कि होल्डिंग डिवाइस कहे जाते हैं, इनकी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन एनसी मशीन के अंतर्गत हमें जिग्स एंड फिक्सर्स की अलग से आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। उसके बाद है लीड समय में कमी, रिडक्शन इन लीड टाइम। हमने आपसे पहले ही बात किया था कि जिस समय कोई कस्टमर हमें किसी प्रोडक्ट का या किसी कंपोनेंट के लिए ऑर्डर देता है और उस समय से लेकर और दोबारा जब वो ऑर्डर हमसे रिसीव करता है तो इस समय को लीड टाइम कहा जाता है। अब चूँकि एनसी मशीन्स फास्ट प्रोसेसिंग मशीन्स हैं, यानी इनके द्वारा जल्दी से ऑपरेशन संभव हो पाता है, प्रोडक्शन कार्य जल्दी हो पाता है, तो जो कस्टमर्स हैं उनकी जो ऑब्जेक्ट की डिलीवरी टाइम है या जो प्रोडक्ट की डिलीवरी डेट है वो बहुत कम होगी और उन्हें कम समय में अपने प्रोडक्ट को प्राप्त करने में आसानी होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ओवरऑल जो लीड टाइम है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि एनसी मशीन्स फास्ट एवं एक्यूरेट ढंग से काम करती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अधिक उत्पादन क्षमता, नम्यता, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि जो कन्वेंशनल मशीन्स हैं उसमें एक मशीन्स पर बेसिकली हम बहुत सारे काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन एनसी मशीन्स में अलग अलग प्रोग्राम्स को चेंज करके, टूल्स को हटा कर लगा करके हम डिफरेंट टाइम्स के प्रोडक्ट्स या डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार की प्रोडक्ट का निर्माण कर सकते हैं। तो एनसी मशीन्स में प्रोडक्शन की फ्लेक्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली
इंक्रीज हो जाती है। फिर है अधिक गुणवत्ता का उत्पादन यानी हाई क्वालिटी प्रोडक्शन। ऑब्वियस सी बात है, एनसी मशीन्स के जो टूल्स हैं वो एक्यूरेसी के साथ कार्य करते हैं और उनके कार्य करने का जो सिस्टम है वो कन्वेंशनल मशीन की तुलना में काफ़ी अलग होता है। इनमें कई सारी की जो हर्डल्स होती हैं वो नहीं आती हैं, जैसे जिग्स एंड फिक्सर्स के द्वारा किसी प्रकार के इनके सरफेस पर स्क्रैच इत्यादि नहीं आते। इस प्रकार से हाई फिनिश हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हमें प्राप्त होते हैं। और इस प्रकार से, और यही नहीं, इसके अलावा जो स्क्रैप्स आते हैं तमाम प्रोडक्ट्स में वो भी इसमें नहीं आते। तो इस प्रकार से ओवरऑल प्रोडक्टिविटी हमारी इम्प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट है इन्वेंट्री में कमी। ठीक है, इस एनसी मशीन्स के अंतर्गत बेसिकली हम जेआईटी पर काम कर रहे होते हैं। जेआईटी का मतलब होता है जस्ट इन टाइम, अर्थात जिस समय प्रोडक्शन की हमें आवश्यकता होती है या उसी के आसपास यानी कम समय के लिए ही हम इन्वेंट्री बढ़ाते हैं और प्रोडक्ट को बनाने के बाद उन्हें हम रिक्वायर्ड कस्टमर्स को सप्लाई कर देते हैं। तो हमारे इन्वेंट्री जो होती है, इन्वेंट्री का ड्यूरेशन ओवरऑल कम हो जाता है और आसानी से इन्वेंट्री के टाइम में हम कमी करके अपने रेवेन्यू को एडजस्ट कर सकते हैं कहीं किसी कार्य के लिए। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस हैं जो हमें हमारे लिए हमारे इकोनॉमिक्स यानी आर्थिक दृष्टि से हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं। ठीक है, एनसी मशीन के द्वारा पहला नॉन प्रोडक्टिव टाइम में कमी, दूसरा जिग्स एंड फिक्सर्स में कमी, फिर है लीड टाइम में कमी, इसके अलावा यानी हाई प्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटी, इसके अलावा अधिक गुणवत्ता का उत्पादन यानी हाई क्वालिटी प्रोडक्शन, और फिर लेस इन्वेंट्री में भी कमी आ जाती है। तो ध्यान रहे ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं, काम आएंगी आगे। नेक्स्ट है एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग। अब ये एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग क्या होती है ये देख लेते हैं। तो हमने कहा था कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत हम इसको दो पार्ट्स में पढ़ लेते हैं। एक तो है एनसी प्रोडक्शन और दूसरा है एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग। तो एनसी प्रोडक्शन के अंतर्गत हमने एनसी मशीन्स को देखा, उसके बहुत सारे पार्ट्स को देखा और किस प्रकार से पार्ट्स को या पार्ट्स के वर्क को कंट्रोल करते हैं, यह सारी बातें इसमें हमने देखा था। अब नेक्स्ट है हमारे पास एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग। ठीक है, एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग क्या है ये हमें देखना है। तो एक्चुअली पार्ट प्रोग्रामिंग की सहायता से हम अपने इंस्ट्रक्शंस को, अपने आइडियाज़ को किसी पंच टेप या फिर मैग्नेटिक टेप की सहायता से उसको रिकॉर्ड करके टेप रीडर के पास पहुंचाते हैं और वो टेप रीडर हमारी आइडियाज़ को, हमारे इंस्ट्रक्शंस को जो कि कोड फॉर्म में होते हैं उसे डिकोड करता है और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तक सप्लाई करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उस पर नेक्स्ट इंफॉर्मेशंस या नेक्स्ट आइडियाज़ को आगे अपने नेक्स्ट कंपोनेंट यानी ड्राइव यूनिट या फिर मैग्नेट बॉक्स इत्यादि को सप्लाई करता है और इस प्रकार हमारा टेप रीडर कार्य की समाप्ति के पश्चात पुनः रिवाइंड होकर नए कार्यखंड के लिए रेडी हो जाता है। यानी एक प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो टेप रीडर है उसका काम क्या है, हमसे इंस्ट्रक्शंस लेना, ठीक है, उसको डिकोड करना और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को सप्लाई करना। एक बार उसने ऐसा कर दिया फिर उसका कार्य समाप्त हो जाता है और वो पुनः नए इंस्ट्रक्शंस को ग्रहण करने के लिए रेडी हो जाता है। तो पार्ट प्रोग्रामिंग में हम बेसिकली क्या काम करते हैं, जो हमारा प्रोसेस प्लान होता है उस प्रोसेस प्लान को किसी इनपुट इंस्ट्रक्शंस मीडिया पर या इंस्ट्रक्शंस इनपुट मीडिया पर, अर्थात जिसके द्वारा हम अपने इंस्ट्रक्शंस को टेप रीडर तक पहुंचाते हैं उस पर वो रिकॉर्ड करता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें उस पूरे प्लानिंग को, पूरे प्रोसेस को प्रोग्राम करना पड़ता है किसी प्रोग्रामर के द्वारा। तो प्रोग्राम करते समय बेसिकली हम दो प्रकार के कोड्स का उपयोग करते हैं। एक होता है जी कोड और दूसरा होता है एम कोड्स। जी कोड का मतलब है प्रीपैरेटरी फंक्शंस। ठीक है, जो फंक्शंस हमारे प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले होते हैं, जैसे हमने आपसे कहा था कोऑर्डिनेट, एक्सिस के अलॉन्ग मूवमेंट, फीड, स्पीड इत्यादि को प्रीपैरेटरी फंक्शंस कहा जाता है और इनकी सेटिंग पहले ही कर दी जाती है प्रोडक्शन प्रोसेस के। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा ऑक्सिलरी फंक्शन यानी कि एम कोड्स। तो प्रोडक्शन प्रक्रिया के दौरान जो कार्य हमारे होते हैं वो सहायक कार्य या फिर ऑक्सिलरी फंक्शंस कहे जाते हैं और इनके लिए हम एम टाइप्स के कोड्स को इस्तेमाल में लाते हैं। ठीक है, इस पार्ट प्रोग्रामिंग के दौरान
जब हम डायमेंशनिंग करते हैं यानी विमाओं के लिए करते हैं, अर्थात दूरियों निर्धारित करते हैं, तो दूरियों के लिए हम बेसिकली 2 कोड्स हैं, एक है G90 और G91, इन 2 कोड्स का उपयोग करते हैं। G90 कोड का उपयोग एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए किया जाता है या एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट डायमेंशनिंग के लिए, ठीक है। और G91 इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम या इंक्रीमेंटल डायमेंशनिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रही बात पार्ट प्रोग्रामिंग की, यानी पार्ट प्रोग्राम में की सहायता से या पार्ट प्रोग्राम में एक पंच टेप तैयार किया जाता है जिसमें रिक्वायर्ड इंस्ट्रक्शंस, प्लानिंग इत्यादि मेंशन्ड होते हैं, और इनको हम टेप पर, मैग्नेटिक टेप पर या पंच कार्ड पर रिकॉर्ड करके टेप रीडर में फीड कर दिया जाता है। टेप रीडर एक बार में केवल एक ही दिशा निर्देश को फीड आगे बढ़ाता है और उसे डिकोड करता है। जब मशीन किसी निर्देश का पालन कर रही होती है तो कंट्रोल यूनिट के डाटा बफर में, यानी जो कंट्रोल यूनिट है जहां उसका पूरा डेटा स्टोर्ड होता है, वहां पर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस को आगे वो डिकोड कर रहा होता है। और जब तक कि अंतिम निर्देश यानी उस प्रीवियस कार्य के जो लास्ट इंस्ट्रक्शंस है, जब तक वो पूरा होता है तब तक टेप रीडर दोबारा रिवाइंड होकर अगले इंस्ट्रक्शन के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। ये सारी बातें बेसिकली थ्योरेटिकली इसमें मेंशन है, आप इसे देख सकते हैं। जो भी हमने आपसे कहा था, एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग के दौरान हम बेसिकली 2 प्रकार के कोड्स का प्रयोग करते हैं। एक होता है हमारा जी कोड, दूसरा होता है एम कोड्स। जी कोड्स मैंने कहा था प्रिपरेटरी फंक्शंस के लिए होता है, यानी वह फंक्शंस जो मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन के पूर्व के कार्य होते हैं, जैसे कि मूवमेंट अलोंग, कोऑर्डिनेट एक्सेस, स्पीड इत्यादि। दूसरा हमारा वो कार्य जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के साथ साथ होते हैं, ठीक है, ऑक्सिलरी फंक्शंस कहे जाते हैं, जैसे कूलेंट इत्यादि का कार्य, ठीक है। तो इसके लिए हम एम कोड्स का उपयोग करते हैं। आगे देखते हैं ज़रा। और इस प्रोग्रामिंग के दौरान डायमेंशनिंग के लिए यानी विमाओं के या विमीयकरण के लिए हमारे पास 2 कोड होते हैं। एक होता है G90, यानी जो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, अगर हम डायमेंशनिंग उस एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में देते हैं तो G90 का उपयोग करते हैं, G90 कोड का। और जब हम इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डायमेंशनिंग करते हैं तो हम G91 कोड का उपयोग करते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, ये वाइवा में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए कौन सा कोड उपयोग लाते हैं, तो होता है G90 एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। और इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए G91 कोड्स का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण जी कोड्स हैं जो हमें याद रखना चाहिए, ये अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। जैसे G00 इस कोड का उपयोग कब करते हैं, तो जी देख के आपको याद आ जाएगा, ये प्रिपरेटरी फंक्शंस के लिए हैं, ठीक है। प्रिपरेटरी फंक्शंस में इनका उपयोग करेंगे। तो G00 का मतलब है जब हमारा टूल पॉइंट टू पॉइंट मूवमेंट कर रहा होता है तो हम G00 कोड्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है G01, इसका उपयोग हम लीनियर इंटरपोलेशन, यानी जब हमारा टूल स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट कर रहा होता है तो G01 कोड का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास G02, इस G02 कोड का उपयोग हम कंटूर कट यानी कि किसी सर्कुलर मोशन के लिए करते हैं, और ख़ासकर जब सर्कुलर मोशन क्लॉकवाइज चल रहा हो, किस प्रकार से, क्लॉकवाइज। और अगर सर्कुलर मोशन एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हो तो उसके लिए हम G03 इस कोड का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण कोड्स हैं जो हम नीचे दे रहे हैं आपको, ज़रा उनको एक बार देख लेना, और कुछ कोड्स को इसमें जो हैं आप मेमोराइज कर लें, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हैं, ये वाइवा में पूछे जा सकते हैं। जैसे पूछा जा सकता है G00 कोड किससे संबंधित है, तो आप कह सकते हैं प्रिपरेटरी फंक्शंस के अंतर्गत पॉइंट टू पॉइंट पोजिशनिंग के लिए, ठीक है। प्रिपरेटरी फंक्शंस के अंतर्गत कैसे पता चला प्रिपरेटरी फंक्शन, क्योंकि G से स्टार्ट है, और अगर ऑक्सिलरी फंक्शन होता तो M से स्टार्ट होता, तो है G00 तो प्रिपरेटरी फंक्शंस के अंतर्गत आएगा, और किसके लिए, पॉइंट टू पॉइंट पोजिशनिंग के लिए या रैपिड पोजिशनिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद है G01, तो ये स्ट्रेट लाइन इंटरपोलेशन या लीनियर इंटरपोलेशन के लिए, ठीक है। G02 अभी मैंने कहा सर्कुलर मोशन के लिए जो कि क्लॉकवाइज में। G03 सर्कुलर मोशन लेकिन एंटी क्लॉकवाइज के लिए, ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। G04 ये इंपॉर्टेंट है, मान लो अगर आप कोई कैम का निर्माण कर रहे हैं
ठीक है। कैम एक कंपोनेंट होता है जो मोशंस को रिवर्स करता है, एक टाइप के मोशन से दूसरे टाइप के मोशन में कन्वर्ट करता है एक डिवाइस। तो उसमें हमें डुअल स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। डुअल क्या होता है ये आगे आप पढ़ेंगे, जब टर्म पढ़ेंगे तो उसमें आएगा, ठीक है। या रेस्ट पीरियड होता है, कैम में विशेषकर टर्म यूज किए जाते हैं। तो उसके लिए हमारे पास कोड है G04। अब पूछा जा सकता है आपसे वाइवा के दौरान G0 कोड किस लिए है, तो आप बता सकते हैं प्रिपरेटरी फंक्शंस के अंतर्गत डुअल या फिर रेस्ट पीरियड के लिए इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद है G09। आप सोच रहे होंगे बीच में 5, 6 ये सब कहाँ गए, तो एक्चुअली हैं तो बहुत सारे कोड्स, लेकिन जो इम्पोर्टेंट कोड्स हैं जो आपको बेसिकली याद होना चाहिए या जो बहुत ज़्यादा महत्व के हैं उनको ही इसमें दिया गया है। तो G09 है एग्जैक्ट स्टॉप, यानी किसी कार्य को अचानक से रोकने के लिए। G010 ये सेटिंग ऑफसेट्स इन प्रोग्राम, यानी अगर कोई अभी फंक्शन चल रहा है उसे कुछ दूरी पर हट के कार्य करना हो तो ऑफसेट के लिए, ठीक है। इसके अलावा 17, 18, 9 ये बेसिकली प्लेन्स के लिए हैं। XY प्लेन के लिए 17, ZX प्लेन के लिए 18 और ZY के लिए 19, G19 का उपयोग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर इंच यूनिट है तो G20 और मीट्रिक यूनिट है तो G21। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर इंच यूनिट्स यानी जो डायमेंशनिंग की जा रही है उसमें इंच यूनिट की व्यवस्था की गई है या डायमेंशनिंग हमारी इंच यूनिट में है तो कोड लिखेंगे उसके लिए G20, और अगर मीट्रिक यूनिट्स में है तो G21, ठीक है। इसके अलावा और जो नेक्स्ट महत्वपूर्ण है, हाँ ये थ्रेड कटिंग, ये देख लेना G32, ठीक है, ये थ्रेड कटिंग के लिए आता है। और G33 ये भी थ्रेड कटिंग के लिए, लेकिन डिफरेंट डायरेक्शंस में, ठीक है, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद G40, G41, G42 ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है अगर कोई डायमीटर हमें कैंसिल करना है तो, ठीक है। और G41, G42 ये टूल रेडियस कंपनसेशन के लिए होता है या कटर कंपनसेशन के लिए, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जैसे फिनिश साइकिल, अगर फिनिशिंग के लिए हमें करना है तो कौन सा कोड लगाएंगे, तो आ जाएगा हमारे पास G70, ठीक है। ड्रिल साइकिल के लिए G81 होगा, टाइपिंग साइकिल के लिए G84 होगा, टाइपिंग साइकिल के लिए G84 है। उसके अलावा बोर इन बोर आउट इत्यादि के लिए हमारे पास G85 है। फिर इसके अलावा G90 आपको पता ही है एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग, और G91 इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग के लिए। तो इनमें इन चीज़ों को जो बहुत ज़्यादा महत्व के हैं उन्हें थोड़ा देख लेना आप लोग, ठीक है। उसके बाद M से स्टार्ट है, M शब्दों की सूची यानी कि ऑक्सिलरी फंक्शंस हैं। इसमें है M00, तो किसी प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए M00 का उपयोग होता है, ठीक है। और उसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास ये M05, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। M034 स्पिंडल रोटेशन क्लॉकवाइज, स्पिंडल रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज। M05 स्पिंडल ऑफ यानी स्पिंडल को रोक देता है, स्पिंडल के मूवमेंट को, ठीक है। M06 टूल चेंज, पूछा जा सकता है भाई टूल चेंज में कौन सा कोड इस्तेमाल करते हैं, तो M06 होता है। कूलेंट ऑन कूलेंट ऑफ, ये इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। M08 और M09, M08 से कूलेंट ऑन, M09 से कूलेंट ऑफ, ठीक है। इनको ध्यान में रखना आप, इम्पॉर्टेंट है ये। तो इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण है जो आप याद कर सकें, हालांकि ये काफ़ी हैं, सबको याद करना संभव नहीं है, पर जो आसानी से याद किए जा सकते हैं और इम्पोर्टेंट है उन्हें आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे टूल चेंज, स्पिंडल स्पीड, काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, कूलेंट ऑन कूलेंट ऑफ। तो इन सारे फंक्शंस को आप आसानी से एक बार देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास NC प्रोसेस, यानी पार्ट प्रोग्रामिंग में हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स हैं वो ज़रा देखना है इसमें हमें। तो पार्ट प्रोग्रामिंग में कोई बहुत ज़्यादा पोर्शन नहीं आएगा, कुछ फिक्स्ड स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहली बात, NC मशीन या NC कोऑर्डिनेट के अलॉन्ग हमें ड्राइंग को तैयार करना, ठीक है। NC कोऑर्डिनेट के लिए हमें ड्राइंग तैयार करना, क्योंकि सीधी सी बात है जो ड्राइंग होगा उसी के आधार पर हम पार्ट प्रोग्रामिंग के अंतर्गत जो कोऑर्डिनेट सेट करेंगे वो सेट होगा। उसके बाद प्रोसेस प्लानिंग, एक बार जब ड्राइंग हमारी सेट हो जाएगी फिर हम
उस ड्राइंग के अनुसार प्रोडक्ट को बनाने के लिए प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस को प्लान करेंगे। उसके बाद उस प्रोसेस प्लानिंग के आधार पर हमारा पार्ट प्रोग्रामिंग किया जाएगा। पार्ट प्रोग्रामिंग करने के लिए प्रोग्रामर अपने कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग करते हैं। उसके अलावा ये चीज़ें कहाँ पर की जाती हैं रिकॉर्ड, तो वो होता है पंचिंग टेप या फिर मैग्नेटिक टेप, आपने देखा था पिछले वीडियो में, ठीक है। उसके बाद फिर इन्हें मशीन्स में हम अपलोड कर देते हैं और मशीन्स उसके अनुसार डिसीजन लेती है और फिर कार्य को स्टार्ट करती है। फाइनली प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं हमारे पास पार्ट प्रोग्रामिंग में। तो सबसे पहला क्या है कि NC कोऑर्डिनेट्स के लिए हमें ड्राइंग को तैयार करना, ड्राइंग तैयार होने के बाद प्रोसेस को प्लान करना, प्रोसेस प्लान के बाद उसे फिर पार्ट प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करना, पार्ट प्रोग्रामिंग के बाद उसे पंच टेप में फिर रिकॉर्ड करना और पंच टेप को फिर मशीन्स में अपलोड करना, उसके बाद प्रोडक्शन स्टार्ट करना। ये प्रोसेस है हमारे NC प्रोग्रामिंग में। अब है पार्ट प्रोग्रामिंग के प्रकार, कितने प्रकार के हैं पार्ट प्रोग्रामिंग। तो पार्ट प्रोग्रामिंग में निर्देशों यानी जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो पार्ट प्रोग्रामिंग है क्या बेसिकली, जो हमने प्रोसेस प्लान किया है उस प्रोसेस प्लान के अलॉन्ग हमारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं कि इस प्रक्रिया के तहत इस ऑर्डर में हमारे कार्य को करना है, तो ये सारी बातें मशीन को किस प्रकार बताएंगे। तो वो कुछ कोड होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं, उनकी सहायता से मशीन्स हमारा ऑपरेशन प्रारंभ करती है। तो पार्ट प्रोग्राम बेसिकली इंस्ट्रक्शंस का एक ऑर्डर होता है और ये ऑर्डर कई प्रकार के प्रोसेस में कार्य को करने के लिए मशीन्स को दिए जाते हैं, ठीक है, जिससे मशीन कार्य करता है। पार्ट प्रोग्राम को मशीन कंट्रोल यूनिट यानी MCU या फिर कंट्रोल यूनिट, सीधी बात इसमें देखा जाए तो कंट्रोल यूनिट सीधी कर सकते हैं आप, या फिर मशीन कंट्रोल यूनिट, जो भी आपको सूटेबल लगे उसमें हम इसे भेज देते हैं, जिसके अनुसार मशीन फिर जो हमारे यांत्रिक मशीन्स हैं यानी मैकेनिकल मशीन्स, उसको फिर मूवमेंट देते हैं, निर्देश देते हैं, जिससे मशीन टूल प्रक्रमों को संपन्न करता है यानी प्रोसेस को कंप्लीट करता है। तो पार्ट प्रोग्राम बेसिकली इंस्ट्रक्शंस का एक ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर को हम पंच टेप या फिर मैग्नेटिक टेप पर रिकॉर्ड करते हैं, जिसे टेप रीडर के द्वारा मशीन के कंट्रोल यूनिट को भेजते हैं। कंट्रोल यूनिट उसे टेप रीडर के डिकोडिंग के अनुसार मशीन टूल्स को निर्देश देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं और मशीन टूल रिक्वायर्ड ऑपरेशंस को पूरा करती है। तो ये रहा हमारा पार्ट प्रोग्रामिंग। अब पार्ट प्रोग्रामिंग में हमें कई प्रकार के डेटा होते हैं, जैसे कि कटिंग ऑर्डर, ठीक है, किस प्रकार से कटिंग ऑर्डर होगा, कौन सा कार्य पहले होगा, पहले फिनिशिंग होगा या फिर पहले टर्निंग होगा या टेपरिंग होगा, क्या कार्य होगा। तो हमें इसमें पहले ये ऑर्डर देना पड़ता है कि सबसे पहले हम फिनिशिंग कार्य करेंगे और फिनिशिंग कार्य में सबसे पहले फेसिंग करेंगे या फिर टर्निंग करेंगे। तो इन सारे कटिंग प्रोसेस को हमें प्रेफरेंस देना पड़ता है इस पार्ट प्रोग्रामिंग के दौरान। उसके बाद है टूल स्टार्ट करने की स्थिति, यानी कब हमें टूल को स्पिंडल को ऑन करना है, कब ऑफ करना है, ये भी उसमें हमें मेंशन करना होता है। फिर है डेप्थ ऑफ कट, यानी कितना गहरा हमें कट लगाना है, ये मेंशन करना पड़ता है। टूल ट्रेजेक्ट्री, यानी टूल किस प्रकार से मूव करेगा। उसके अलावा स्पिंडल स्पीड कितनी होगी। फिर है फीड रेट, यानी पर mm कितना मटेरियल रिमूव होगा। ये सारी बातें हमें पार्ट प्रोग्रामिंग में मेंशन करनी होती है। उसके बाद है कूलेंट प्रवाह की दर, यानी फ्लो ऑफ कूलेंट। नेक्स्ट है कटाई टूल का चयन, यानी कटिंग टूल किस प्रकार से हम सेलेक्ट करेंगे। फिर है पार्ट प्रोग्रामिंग के प्रकार। अभी जो पार्ट प्रोग्रामिंग हम कर रहे हैं तो किस प्रकार से की जाए, तो ये दो प्रकार होता है, एक तो मैनुअल और दूसरा कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्राम। अब मैनुअल पार्ट प्रोग्राम बहुत आसान होते हैं। इसमें करेंगे क्या, तो इसमें प्रोग्रामर पार्ट प्रोग्राम को मैनुअल विधि से स्टैंडर्ड रूप में तैयार करता है। इस प्रोग्राम को फ्लेक्सो राइटर, ठीक है, फ्लेक्सो राइटर की सहायता से तैयार किया जाता है। याद रखना ये इंपॉर्टेंट टर्म है, आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है कि फ्लेक्सो राइटर से आप क्या समझते हैं। तो आप कहेंगे फ्लेक्सो राइटर एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा हम NC मशीन्स के लिए पार्ट प्रोग्राम को मैनुअली तैयार करते हैं, ठीक है, एक ऐसा सिस्टम जिसके सहायता से NC मशीन्स के लिए पार्ट प्रोग्राम को मैनुअली तैयार करते हैं, फ्लेक्सो राइटर कहा जाता है। इस प्रोग्राम में पॉइंट टू पॉइंट मशीन टूल के लिए उपयोगी होता है। बेसिकली ये जो हमारा मैनुअल पार्ट प्रोग्राम है, जो मैनुअली हम तैयार कर रहे हैं, ये विशेषकर जो पॉइंट टू पॉइंट टूल ट्रेवल होती है इसके लिए ज़्यादा उपयोगी होता है, ठीक है। इसमें प्रोग्रामर को कटिंग प्रक्रिया के सही आंकड़े आसानी से उपलब्ध कराने में आवश्यक होता है, ठीक है। फिर है हमारे पास कंप्यूटर एडेड प्रोग्रामिंग। तो कहते हैं इसमें सॉफ्टवेयर की सहायता से प्रोग्रामिंग की जाती है, ठीक है,
यानी कंप्यूटर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर की सहायता से हम पार्ट प्रोग्रामिंग करते हैं। प्रोग्रामर कंप्यूटर पर कंप्यूटर की भाषा में प्रोग्रामिंग करता है, ठीक है। यानी उसमें क्या करते थे हम, जो मैनुअल प्रोग्रामिंग होता था उसमें हम बेसिकली जो लेटर्स के ग्रुप हैं उनकी सहायता से प्रोग्रामिंग आसानी से कर लेते थे, लेकिन इसमें हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की सहायता से उसकी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हैं जो मशीन कंट्रोल यूनिट को डायरेक्टली भेजी जा सकती है। कंप्यूटर की भाषा शब्दों पर आधारित होती है, ठीक है, यानी इसमें भी लेटर्स के ग्रुप होते हैं। अब इसके लिए हमें मेनली 4 ऑप्शंस हैं, इनके द्वारा हम कंप्यूटर की सहायता से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। एक तो है APT, जिसे कहते हैं ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्ड टूल्स, ठीक है, ऑटोमेटिकली प्रोग्राम टूल्स। दूसरा है ऑट स्पॉट, नेक्स्ट है स्प्लिट और उसके बाद है एडाप्ट। इसमें प्रोग्रामर केवल ज्यामिति निर्धारित करता है, यानी जो कंपोनेंट बनाना है उसकी ज्योमेट्री कैसे होगी और उस ज्योमेट्री के अनुसार टूल का मूवमेंट किस प्रकार होगा, बाकी सभी गणना कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर आसानी से कर ली जाती है, ठीक है। तो ये रहे हमारे पास पार्ट प्रोग्रामिंग, और बेसिकली 2 प्रकार की होती हैं, एक होता है मैनुअल और दूसरा होता है कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग, ठीक है। अभी इस प्रोग्रामिंग में हमें कुछ लेटर्स का उपयोग करना पड़ता है, अक्षर होते हैं, इनका कार्य क्या है ज़रा ये सब देख लेते हैं। तो सभी NC प्रोग्राम को कोड की लाइनों में तैयार किया जाता है। जो NC प्रोग्राम होते हैं उनको हम डिफरेंट कोड के ऐसे लाइन्स में, जैसे कह दिया X, P, Z, K, कुछ भी ये कोड है, ऐसे इनको लाइनों में लिखते जाते हैं और इन लाइनों को ब्लॉक कहा जाता है। यानी प्रत्येक लाइन जो होती हैं प्रोग्राम में उसे क्या कहते हैं, ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक प्रोग्राम नीचे लिखा है, ध्यान से देखें ये वाला प्रोग्राम, तो ये जो पूरी एक लाइन है इसे हम एक ब्लॉक कह देते हैं। क्या कह देते हैं, एक ब्लॉक। आप ध्यान दें इसमें जो सबसे पहला टर्म है N100, तो ये हमारे इस ब्लॉक का नंबर है, सीक्वेंस नंबर, यानी कौन सी लाइन है। उसके बाद हमारे पास देखो G01, G41, तो G01 क्या बताता है, अब G से आपको समझ में आएगा ये प्रीपैरेटरी फंक्शंस हैं, ठीक है। और उसके बाद G41 ये आपने कोड में देखा था, ठीक है, टूल रेडियस कंपनसेशन में। उसके बाद G09 ये क्या है, तो 1 शॉट प्रिपरेटरी फंक्शंस है। ऐसे सारे इसमें फंक्शंस अलग अलग मेंशन्ड हैं। और लास्ट में देखो M07 ये कौन सा, ऑक्सिलरी फंक्शन या मिसलेनियस फंक्शन। तो पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शंस इसमें कोड कर दी गई है और इस पूरी लाइन को हम ब्लॉक कह देते हैं, ठीक है। अब इसमें जो डिफरेंट टर्म्स यूज किए गए हैं इनका सिग्निफिकेंस क्या होता है और किस बात को इंडिकेट करते हैं, ये ज़रा हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ ऐप से आपको क्लियर हो रहा होगा, ये शायद फीड रेट को बताता है, पर पूरी डिटेल बातें हम आगे इसमें देखते हैं कि कौन सा लेटर इसमें क्या चीज़ इंडिकेट कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास N शब्द। N का प्रयोग ब्लॉक की संख्या प्रदान किया जाता है, यानी कौन सी रो नंबर समझ सकते हैं, क्योंकि रो को ही हमने पंक्ति को क्या कहा, ब्लॉक कहा है। उदाहरण के लिए पहले ब्लॉक को N1 से, दूसरे ब्लॉक को N2 से संबंधित किया जाता है। इसके अलावा 2 रोज़ के बीच हम सफिशिएंट गैप रखते हैं ताकि अगर हमें कुछ प्रोग्राम में परिवर्तन करना हो, चेंजेस करने हो तो आसानी से किए जा सकें। नेक्स्ट है हमारे पास G वर्ड्स। मैंने कहा था ये प्रिपरेटरी फंक्शंस होते हैं, प्रिपरेटरी कार्य को दिखाते हैं, और M वर्ड्स ऑक्सिलरी कार्य को दिखाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ G03 इसका मतलब है काउंट सर्कुलर इंटरपोलेशन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, जो पीछे हमने आपसे बात की थी। XYZ ये बेसिकली कोऑर्डिनेट एक्सिस को दिखाते हैं। IJK इनका उपयोग भी कोऑर्डिनेट एक्सिस को दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन कब, जब इंक्रीमेंटल सिस्टम होता है, यानी इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, ठीक है। और जो XYZ होते हैं ये एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो XYZ और IJK तीनों ही मतलब 6 वर्ड लेटर्स जो हैं पूरे किसके लिए होते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में। लेकिन XYZ एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम को दिखाने के लिए और IJK किसको, इंक्रीमेंटल पोजीशन कोऑर्डिनेट सिस्टम को दिखाने के लिए, ठीक है। और इसी प्रकार T वर्ड से ये टूल को परिभाषित करता है और M मिसलेनियस को दिखाता ही है। EOB का मतलब है एंड ऑफ ब्लॉक, यानी अब यहाँ से रो खत्म हो रही है, यानी प्रोग्राम समाप्त होता है। सेमी कॉलन यानी जब एंड ऑफ ब्लॉक आ जाता है इसके स्थान पर कभी कभी सेमी कॉलन का भी प्रयोग कर दिया जाता है, या तो कभी हम EOB लिख देते हैं या उसके स्थान पर सेमी कॉलन लगाया जाता है। तो इस प्रकार से हमने पार्ट प्रोग्रामिंग, ये इसमें कौन कौन से टर्म हैं, इनका महत्व क्या है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखा, डिस्कस किया। आगे की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।